फोटो कौन सी बना रहे हैं? हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे, जनरल साइंस सुबह 9 बजे, मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे, रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे, मंडे टू फ्राइडे, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग में विवेक। ग्रुप डी और एएलपी के स्पेशल जनरल साइंस सेशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को बहुत ज्यादा प्यार से गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरे, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें, अच्छा खाना खाएं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो इसी सब के साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और मैं थोड़ी सी बातें आपको बता दूं कि अभी हमने फिजिक्स में जो बेसिक फिजिक्स होती है, बेसिक फिजिक्स मतलब कि जहां से फिजिक्स की शुरुआत होती है, यूनिट वगैरह, उसके अलावा मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में क्या आ जाता है दोस्तों, ये गति वगैरह, मोशन वगैरह आ जाता है। इस सब को हमने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से क्लियर किया है। एक बात मैं फिर से बता देता हूं, जितना पेपर में आता है मैंने उससे ज्यादा कराने की कोशिश की है, उससे कम कराने की कोशिश नहीं की है। तो क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि क्या सर हम इससे ज्यादा हमें करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको एक चीज कह रहा हूं साथियों कि आपको उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, साथ साथ हमने बहुत सारे बोर्ड पे क्वेश्चन कराए हैं, साथ साथ आपको ऐसे इमेज लगाकर भी क्वेश्चन कराए हैं, टेस्ट लिए, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आपको बुक्स बताई हुई हैं, उन बुक्स में से प्रीवियस ईयर करते रहिए। मैं आपको एक चीज का विश्वास दिलाता हूं कि एक भी क्वेश्चन या कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप पढ़ोगे कॉन्सेप्ट के साथ तो आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे। तो हमने क्या सोचा कि अगर हमने बेसिक फिजिक्स और मैकेनिक्स खत्म कर दी है तो क्यों ना हम एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेट कर लें, 100, 50, 100 या 50 और 100 क्वेश्चंस हम कर लें, जिससे हमें यह पता चल जाए क्वेश्चंस कैसे आते हैं और जो हम पढ़ रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना कि मास्टर तो पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, बट क्या जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे क्वेश्चन हो पा रहे हैं, यह प्रूव करना सबसे बड़ी बात है। तो उसी को हम आज कोशिश करेंगे। मेरी राइटिंग में क्वेश्चंस हैं तो कृपया करके समझिएगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब लेंगे, आपकी आंखें अच्छी होनी चाहिए, आपकी आईसाइट अच्छी होनी चाहिए। रेलवे में जॉब लेंगे, सामने से ट्रेन आ रही है, लाल डेंजर रंग क्या है, कहां स्टेशन है, ये सब चीजें देखोगे ना तो परेशानी जो आएंगी राइटिंग में उसको आपको झेलना होगा। और जिसका मन नहीं हो बाबू तो आप प्लीज उल्टा सीधा मत बोलिएगा, आप वहीं से क्विट कर जाना। सुबह सुबह का टाइम है, आई डोंट वॉन्ट टू बी एंग्री। मैं हालांकि कभी गुस्सा नहीं करना चाहता, मैं बहुत कूल रहना चाहता हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सर प्लीज फर्स्ट क्वेश्चन शो कीजिए, आंसर साथ साथ करेंगे तो आप बताते चलिएगा। पहला क्वेश्चन है साथियों कि फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड इन रेजिंग अ स्टोन ऑफ मास 5 kg टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, सॉरी, वो मैंने दूसरा पेज ले लिया वापसी से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वर्क। कार्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसा यूनिट जूल होती है, या सभी कथन। कह रखा है कि कार्य के बारे में 4 कथन स्टेटमेंट दे रखे हैं। दे आर गिवन 4 स्टेटमेंट्स, यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक में कहा है कि कार्य अदिश राशि है, कार्य शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक, प्लस माइनस और जीरो दोनों तीनों हो सकता है, इसकी ऐसा यूनिट जूल है और इसके सभी कथन सत्य हैं। फटाफट बताइएगा बेटा। जिसको आवाज नहीं आ रही है या जिसको इमेज नहीं दिख रही है, प्लीज रिफ्रेश योर पेज, आप इसको रिफ्रेश कर लीजिए बेटा, रिफ्रेश कर लीजिए प्लीज, रिफ्रेश कीजिए।
जिसको नहीं आ रही है शाबाश, आप लोग बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वर्क अदिश स्केलर क्वांटिटी होती है। एक्चुअल में अगर वर्क को देखेंगे तो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, वर्क फोर्स बल इंटू विस्थापन। बल भी एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, और स्केल मतलब विस्थापन डिस्प्लेसमेंट वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि है। लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो हमको वर्क मिलता है वो एक अदिश राशि है। कल मैंने बताया था जीरो, कुली जो अपने सर पे सामान रखता है जीरो वर्क होता है। पॉजिटिव, अगर मैं अपनी तरफ किसी चीज को खींच रहा हूं, जिधर फोर्स लगा रहा हूं उधर ही चीज आ रही है तो पॉजिटिव, और अगर मैं ब्रेक लगा रहा हूं गाड़ी के तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और जो विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट है वो दूसरी डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब है कि ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि एसआई मात्रक भी जूल होता है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, डी। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इन विच ऑफ फॉलोइंग केसेस वर्क डन इज जीरो। इनमें से किस केस में कार्य शून्य है, कार्य शून्य है, जीरो। शाबाश। कुली द्वारा किया गया कार्य, एक साइकिलिस्ट द्वारा किया गया कार्य। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना बाबू, इतनी राइटिंग तो दिख रही होगी समझने लायक। सही आंसर कीजिए। बहुत सारे लोग स्टार्ट हो चुकी है क्लास साथियों, आप लोग जुड़ जाइए, लाइक कर दीजिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए बच्चे आए, वेलकम। तो देखो मैंने क्या केस बताया था आपको कि कुली अपने सर पे कोई सामान रखता है, कुली अपने सर पे कोई सामान रखता है तो उसके और सामान लेके चलता है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। और मैंने क्या बताया था, वर्क होता है एफ एस कॉस थीटा, और थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। इसी तरह अगर साइकिलिस्ट चलेगा तो जितना घूमेगा बार बार क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो उसका वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि साइकिलिस्ट जिस पॉइंट से चलेगा घूम के उसी पॉइंट पे आ जाएगा साइकिल चलाते हुए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता जा रहा है, 0 होता जा रहा है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चा कि फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ कार 2 मीटर बार अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। सर इसमें आप स्क्रीन को खाली कर दीजिएगा, थोड़ी देर लगाने के बाद स्क्रीन को खाली। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप अपने आप डालते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कितना वर्क डन लगेगा, कितना कार्य होगा किसी कार को 2 मीटर, विस्थापन कितना किया गया है कार को 2 मीटर, और कितने न्यूटन का फोर्स लगाकर, 20 न्यूटन का फोर्स लगाकर। बल कितना है, 20 न्यूटन, और आपसे कार्य पूछा है। आपसे क्या पूछा है, कार्य। देखो आपको विस्थापन दिया हुआ है, आपको बल दिया हुआ है, आपसे क्या पूछा है, कार्य पूछा है। ठीक है, फटाफट बताइए। शाबाश, वेरी गुड। सर हटा दीजिए प्लीज। अब देखो बाबू, आपको पता है कल वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना वर्क डन। अब देखो वर्क डन फोर्स कितना दे रखा है, 20 न्यूटन, रख दो। डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, 2 मीटर, रख दो। एक चीज ध्यान देने वाली बात होगी, अगर यहां पे सेंटीमीटर दिया होता तो आप डायरेक्ट नहीं रख सकते थे, क्योंकि हमेशा ऐसा यूनिट में रखकर सॉल्व करना। किस में रखकर सॉल्व करना, ऐसा यूनिट में, तो सेंटीमीटर को मीटर बनाकर। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है, इसकी यूनिट में गड़बड़ कर देते हैं। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 22 जा 40 जूल, 20 दूनी 40 जूल। ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 40 जूल, ए। क्वेश्चन नंबर 4 सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वर्क पूछा है, कार्य आपको डिस्प्लेसमेंट क्या रखा है ना, कार को 20 न्यूटन का फोर्स लगा के खींच लिया गया। तो कार यहां पे थी, 2 मीटर से यहां पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर, फोर्स कितना है 20 न्यूटन, और वर्क का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से ऋणात्मक, आपको नेगेटिव कार्य बताना है, इनमें से किस में
नेगेटिव कार्य हुआ है, मतलब वर्क डन नेगेटिव है। बताइए। शाबाश बेटा, फिजिक्स की ये 15वीं क्लास है, 15th क्लास, दिस इज 15th क्लास। बाबू दिख तो सही रहा है, अगर मुझे सही दिख रहा है तो आपको भी दिखना चाहिए। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो कितने अच्छे अच्छे बच्चे आंसर कर रहे हैं कि सर वर्क डन बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा जो कार्य होता है। सर हटाइएगा क्वेश्चन। जो घर्षण द्वारा कार्य होता है वो कैसा होता है? वो होता है सर ऋणात्मक। मतलब देखो बाबू, जो कुली द्वारा कार्य, इसमें कहा है हॉर्स, ये मान लो हॉर्स है और हॉर्स काट को इस तरफ खींच रहा है तो फोर्स भी इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हो रहा है, तो वर्क कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर आप ऑप्शन नंबर 1 की बात करोगे कि घोड़ा गाड़ी द्वारा किया गया कार्य, जो घोड़ा कार्य कर रहा है हॉर्स, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में वर्क हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। समझ रहे हो ना? अगर इसका सेकंड ऑप्शन देखेंगे तो कुली वाला क्या रखा है, तो कुली तो ऐसे रख के चलता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। कुली वाले केस में वर्क कैसा हो जाता है? 0। तीसरा ऑप्शन कह रखा है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की बात सोचें, जो सी ऑप्शन कह रखा है, तो देखो चीज है, चीज चलेगी इधर, भाई चीज मूव करेगी इधर, गति करेगी इस तरफ, और जबकि जो घर्षण बल होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। देखो गति इस तरफ हो रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, और बल या फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, एक प्लस लेते हैं एक माइनस लेते हैं, और माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या जाता है? माइनस। इसका मतलब मैं कल भी बताया था कि जो घर्षण वाला, फ्रिक्शन वाला जो केस होगा, इस केस में वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया बच्चों? सी। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आ रहा है तो मुझे बताते रहिए। शाबाश बाबू, लाइक कर देना सब लोग, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए सब चीजें की जा रही हैं। 25 क्वेश्चन लिखने में हाथ से 2 घंटे खर्च होते हैं, हमेशा 2 घंटे। अगला क्वेश्चन कह रखा है साथियों कि फाइंड द एंगल फॉर विच वर्क इज मिनिमम एंड मैक्सिमम। कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको वो एंगल बताना है जिस पर कार्य वर्क न्यूनतम और महत्तम होता है, महत्तम और न्यूनतम। मतलब बच्चा सबसे कम वर्क कब होगा और कम से सबसे ज्यादा वर्क किस एंगल पर होगा, ये मैं समझाया हुआ हूं, फटाफट से बताइए। शाबाश शाबाश, अरे वाह, वेरी गुड। बेटा जो अभी आया है गुड मॉर्निंग, शाबाश, वो अभी से स्टार्ट करो चीजों को। शाबाश मेरे साथियों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी, अरे वाह वेरी गुड। सर हटा दीजिए प्लीज। 90 0। तो आपको क्या क्या केस दे रखा है? आपको एक केस दे रखा है। अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान लेता हूं कि आपको क्वेश्चन नहीं आता, मैं ये मान लूं, या थोड़ा सर साइड में लगा दीजिए। मान लेता हूं कि मुझे क्वेश्चन नहीं आता, तो देखो मुझे पता है वर्क क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, ये होता है ना बच्चा मेरा फॉर्मूला, बल गुणा विस्थापन गुणा कॉस थीटा। और मैं इसकी बात कर रहा हूं कि ये एंगल कितना डिग्री होगा। अगर यहां पे फोर्स लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? सबसे मैंने पहले किसकी बात की? मिनिमम की। तो एक बार बताओ, आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम जो होती है कॉस की वैल्यू वो 0 डिग्री पे होती है या 90 डिग्री पे होती है या 45 डिग्री पे होती है। तो आपको पता है साइन के जो होते हैं 0, 30, 45, 60 और 90। कॉस तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब कॉस के लिए क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है ना। कॉस के लिए क्या हो जाते हैं? उल्टे। कहने का मतलब ये समझ में आना। अब देखो बाबू, कॉस 0 की वैल्यू कब होती है? कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। अगर मैं इसकी जगह 1 कर देता हूं, कॉस 0 कर देता हूं यहां पे, तो f इंटू एस मल्टीप्लाई 1, मतलब मेरा वर्क क्या हो गया? एफ एस के बराबर हो गया। समझ लेना। अगर मैं अब देखो यार, सबसे कम वैल्यू कहां होती है? क्या कहा मैंने कॉस थीटा की सबसे ज्यादा और सबसे कम वैल्यू देखी। सबसे ज्यादा मुझे किस पे मिली? 0 डिग्री पे। और सबसे कम वैल्यू इनमें से कौन सी है? 0। वो किस पे मिली? 90 डिग्री पे।
तो मैंने रखा कि एफ एस कॉस 90, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी आ गई 0 डिग्री, तो वर्क कितना हो गया 0। तो 0 वर्क मतलब मिनिमम, न्यूनतम। मिनिमम वर्क कितने डिग्री पे होगा 0 डिग्री पे, और मैक्सिमम कितने पे होगा साथियों, सॉरी मिनिमम वर्क कितने डिग्री पे होगा 90 डिग्री पे, और मैक्सिमम कितने पे होगा 0 डिग्री पे। तो आंसर आपको कहा गया है पहले न्यूनतम फिर महत्तम, मतलब पहले मिनिमम, तो मिनिमम के लिए क्या हो गया 90 डिग्री, और मैक्सिमम के लिए क्या हो गया 0 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा वाला सही हो गया आपका, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। किसी को समझ में नहीं आया हो अभी भी आप बता सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि जो कुली कार्य करता है, कुली फोर्स जो होता है उसका इस तरह होता है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ए, ठीक है बच्चे, शाबाश शाबाश शाबाश। डार्क मार्कर कर लेता हूं, ओके थैंक यू। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको अगला क्वेश्चन बताना है। बाबू ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बच्चा लोग, साथियों दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, परेशान मत होना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। और देखो आपको, आपने कॉन्सेप्ट किए हैं ना, इसलिए इन क्वेश्चंस को आपको आसान लग रहा होगा, तो इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट की वैल्यू आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं इनको सिर्फ आपके सामने ऐसे लाके दे देता ना तो आपको बहुत कम समझ में आता। फिर से बता रहा हूं बाबू, फिर से बता रहा हूं, देखो साइकिल नेगेटिव, साइकिल का नेगेटिव नहीं, साइकिल का 0। देखो बच्चा छोड़ो, आप ये पता करो कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, क्या होता है, ये एफ एस कॉस थीटा। मान लो ये आपने फोर्स लगाया, ऐसे खींचते ना किसी चीज को, तो मान लो ये मैंने फोर्स लगाया और ये मेरा हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने देखी कि कॉस थीटा की वैल्यू कम से कम कितने डिग्री पर होती है, तो मेरे पास निकालने का फॉर्मूला होता है ना 0, 30, 45, 60। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, त्रिकोणमिति, तो उसमें इस तरह होता है साइन कॉस टेन। तो इसको एक को याद कर लो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब इसको कॉस के लिए उल्टे दिशा में शुरू कर दो, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब देखो सबसे ज्यादा इनमें से कॉस के लिए, सिर्फ किसके लिए देख रहे हैं, कॉस के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है 1। सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है 1, बोले मैक्सिमम 1। और मैक्सिमम कितने डिग्री पे मिली आपको 0 डिग्री पे। फिर सोचा इनमें से सबसे कम वैल्यू कौन सी है 0, वो कितने डिग्री पे मिली 90 डिग्री पे। आपको यही पता करना था कि कौन सा कोण ज्यादा कम होगा, तो सबसे पहले न्यूनतम बताना है। न्यूनतम कितने डिग्री पे 90 डिग्री पे, मैक्सिमम कितने डिग्री, महत्तम 0 डिग्री पे। और 90,0 कौन से में है ये ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। आपका आंसर करेक्ट हो गया, और ज्यादा नहीं सोचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शाबाश शाबाश, वेरी गुड बाबू। कॉस थीटा होने का अपना एक कारण है, ठीक है। ये क्या करते हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट जो होते हैं, इनको हम किसी भी, जब किसी का भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं ना, तो ये जो होता है इस डायरेक्शन में कॉस थीटा लेते हैं और इसमें साइन थीटा लेते हैं। इसमें ज्यादा डीप हो जाएगा, आप उतना मत सोचिए। एफएस को ये कब होता है, देखो एक केस क्या होगा कि इस तरह से खींच रहा हूं, मान लो कि मैंने इस मार्कर को इस तरह से फोर्स लगा के खींचा, तो फोर्स भी इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी, तो वहां तो थीटा 0 हो गया, तो एफ एस रह गया मेरा। और जब ज्यादा एंगल आया तो एंगल की वैल्यू रख दी। क्वेश्चन कहता है 1 वॉट इज द पावर, 1 वॉट शक्ति है, मतलब 1 वॉट को डिफाइन करना है आपको। देखो 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड, 2 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड, 0.5 जूल ऑफ वर्क 1 सेकेंड में, इनमें से कोई नहीं। आपको 1 वॉट को डिफाइन करना है। शाबाश शाबाश, वेरी गुड बाबू, कितना अच्छा दिख रहा है, साफ कह रखा है 1 वॉट इज द पावर यूज्ड इन डूइंग 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड। 1 जूल कार्य 1 सेकेंड में, 2 जूल कार्य 1 सेकेंड में, 2 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड, 0.5 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। शाबाश। तो बच्चा देखो, आप सर हटा दीजिएगा, सर ऐसे लगा के तुरंत हटा दीजिए, दिया कीजिए।
तो देखो मैंने पावर का फॉर्मूला क्या बताया है, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये मैंने बताया है। पावर कितनी कह रखी है, 1 जूल। अब यहां पे अगर 1 आया है तो इसका मतलब ये जो रेशियो होगा इसकी वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो 1 जूल 1 सेकेंड, 1 से 1 कटेगा तो क्या आ जाएगा, 1 वॉट आ जाएगा ना। मैंने क्या कहा, अगर मैंने 1 वॉट की बात की है कि 1 वॉट कितनी शक्ति होगी, कितनी पावर होगी, तो 1 वॉट किसके पावर का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटे समय। तो कार्य और समय कितना होना चाहिए, इनका रेशियो, इनका अनुपात 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये भी 1 जूल होना चाहिए और ये कितना होना चाहिए, 1 सेकंड। तो जब 1 जूल वर्क 1 जूल वर्क 1 सेकंड में होता है, 1 सेकंड में होता है, तो पावर कितनी होती है दोस्तों, 1 वॉट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जो लोग आ गए हैं बाबू लाइक कर दीजिए तुरंत। आप समझ नहीं रहे हैं, अगर आप लाइक करोगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। अभी आवाज धीमी होती जा रही है धीरे धीरे। शाबाश शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फाइंड द वर्क डन इफ अ बॉडी ऑफ मास 10 kg ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीजेज इट्स स्पीड टू 40 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन समझिएगा, कोई 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का वेग 10 मीटर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड में हुआ तो लगा कार्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू कि एक चीज थी, एक कार थी, वो कार चल रही थी, उस कार की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी और बढ़ के कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकंड हो गई। तो आपको बताना है कार्य कितना हुआ, कितने जूल वर्क डन हुआ, उसकी स्पीड को 10 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड करने में। समझ रहे हैं, कितना कार्य लगा। सर क्वेश्चन हटा दीजिएगा, क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, साइड में लगा दीजिएगा अगर हो सके तो। सर देखो क्या कह रखा है, कार की बात करें, एक बॉडी है कार, उसका जो द्रव्यमान दे रखा है, मास, पहले जो दे रखा है ना उसको उतार लो। कितना दे रखा है इसका मास, 10 kg, 10 kg दे रखा है ना, ठीक है 10 किलो। अब पहली वाली स्पीड कितनी है, पहली वाली स्पीड या मान लो वेग v1 कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। दूसरी बढ़ के कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकेंड, बढ़ गई नहीं। अब आपसे क्या पूछा है, वर्क, कार्य पूछा है, इतना ही है ना। चलिए अब इसको क्वेश्चन को कर समझते हैं। तो मैंने आपको कल एक चीज नहीं बताई थी, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा थ्योरम, या कार्य ऊर्जा में रिलेशन, कार्य और ऊर्जा में संबंध। तो देखो कार्य होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के इक्वल, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये किसके इक्वल होता है, जितनी गतिज ऊर्जा बदलाव आया है। देखो गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, ½ mv²। समझिए जब स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी तो उसकी स्पीड, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, ½ mv1²। अब उसकी स्पीड बढ़ गई तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, वो बढ़ के कितनी हो गई, ½ mv2²। यहां तो कोई डाउट, मैंने क्या कहा, जब उसकी गतिज ऊर्जा मतलब जब 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी तो उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, जब 40 मीटर से चलेगी तो नई एनर्जी आ जाएगी। भाई जितनी स्पीड बढ़ेगी उतना ही तो उसपे उसके मतलब काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो हमें क्या निकालना है, बढ़ने में कितना वर्क हुआ। तो वर्क मैंने क्या बताया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब पहली दूसरी वाली एनर्जी में से पहली वाली एनर्जी माइनस कर दो, क्योंकि दूसरी वाली ज्यादा है, याद है ना। इस वाली में से ke2 में से ke1 माइनस कर दो, माइनस करी तो देखो ½ m और ½ m कॉमन आ गया। भाई मास मास तो दोनों में कॉमन है, क्या बच गया, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, मतलब 40 का स्क्वायर हो सकता है, शायद मैंने इसके ऑप्शन में लिखा नहीं है आंसर,
और 10 का स्क्वायर, ये बच गया ना भाई, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू रख दो, मास की वैल्यू कितनी है 10 किलो, v2 कितना दे रखा है 40 का स्क्वायर 1600, 10 का स्क्वायर 100, 1600 में से 100 घट के कितना बचा 1500, 2 से कितना कट गया 5, तो हो गया 5 इंटू 1500 7500 जूल। बाबू इसमें ऑप्शन सही कर लेना, इसका आंसर 7500 जूल आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 7500 जूल। ये मैंने इसमें आंसर नहीं दिए, हो सकता है जब ये क्वेश्चन बनाया था दिमाग नहीं लगाया हो, तो इसमें क्या करो ना, ये जो बी वाला ऑप्शन है इसको 75 की जगह 7500 कर लीजिए, ये जो बी वाला ऑप्शन है ना इसको 7500 कर लीजिए आप लोग। सॉरी बच्चे, वेरी गुड, समझ में आया ना, फिर से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बाबू, जब किसी की स्पीड v1 है और उसका मास कितना दे रखा है द्रव्यमान m, तो उसके अंदर इतनी ऊर्जा होगी, इतनी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा। गतिज मतलब बताया था ना, जो गति में ऊर्जा होती है चलते समय। अब किसी चीज की स्पीड बढ़ के इतनी हो गई तो उसके अंदर दूसरी ऊर्जा हो गई। अब कार्य कितना हुआ, वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क डन किसके इक्वल होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। मतलब दूसरी वाली में से पहली वाली को माइनस कर दो, 1/2 m इसमें भी है, 1/2 m इसमें भी है, क्योंकि मास तो कभी चेंज नहीं होता द्रव्यमान, उनको बाहर ले लिया, कितना बच गया v2 की वैल्यू कितनी है 40। और ये जरूर याद रखना, यहां भी मीटर पर सेकंड, यहां भी मीटर पर सेकंड, आपको किलोमीटर पर आवर दे सकता है तो उसको बदल लेना। तो v2 का स्क्वायर 40 और v1 का स्क्वायर 10, तो 40 का स्क्वायर 1600 और 10 का स्क्वायर 100, 16 में से 100 हटे 1500, 1500 पंजे 7500, तो कितना आ गया आंसर, बी वाला कर लो 7500 जूल। नेक्स्ट, शाबाश। अगला क्वेश्चन कहता है इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस 3 टाइम्स व्हाट इज द इफेक्ट ऑन के। अब क्वेश्चन समझ के करो अब जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने आज कराऊंगा और ये इसकी असली वैल्यू पता चलेगी तब। अगर संवेग, लीनियर मोमेंटम हिंदी में क्या कहते हैं संवेग, किसी वस्तु का संवेग 3 गुना बढ़ने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा, जल्दी बताइए। अगर किसी का लीनियर मोमेंटम 3 गुना कर देते हैं तो प्रभाव क्या पड़ेगा बताइए। अच्छे क्वेश्चन है ना, आपको मजा भी आ रहा होगा, समझ में भी आ रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। सर हटा दीजिएगा, देखो क्या किया कि आपने संवेग को, पहले संवेग कितना था p था, मान लेता हूं पहला संवेग कितना था p, अब आपने उसको 3 टाइम बढ़ा दिया, कितना गुना कर दिया 3 टाइम्स, पहले का कितना कर दिया 3 गुना, 3 गुना कर दिया ना। सोचो अगर पहले आपके पास 1 रुपया था, अब बढ़ के वो कितना हो गया 3 रुपया हो गया। अब आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो एक बात सोचिए, कल हमने अंत में जाते जाते एक फॉर्मूला लिखा था कि काइनेटिक एनर्जी और संवेग में एक रिलेशन होता है, गतिज ऊर्जा और संवेग। आपको याद है ना मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी p से दिखाते थे ना मोमेंटम, मास सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आया था न्यूटन के में, तो mv। तो पहला p1 p है, दूसरा 3 टाइम्स बढ़ गया, तो जब ये p है अब कितने गुना हो गया 3 टाइम्स हो गया, समझ रहे हो ना। तो काइनेटिक एनर्जी पहली और काइनेटिक एनर्जी दूसरी, वो परिवर्तन तो पूछा है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो कितना बढ़ गया 9 गुना बढ़ गया। पहली वाली इससे कितने p²/2m तो यहां भी है, तो कितने टाइम हो गई नई वाली काइनेटिक एनर्जी 9 गुना। आपको बताया था ना दोस्तों कि अगर स्क्वायर आता है, यहां पे 3 है तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3 तिया 9, तो कितने गुना बढ़ जाएगी 9 गुना बढ़ जाएगी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी वाला। क्लियर है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये 3 टाइम्स होगा तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 टाइम्स तो 2 2 जा 4, 5 टाइम तो 5 पंजे 25 गुना बढ़ जाएगी। आराम से अच्छे से समझ लीजिए, ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में संबंध होता है। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन कहता है आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है, मास और वेलोसिटी दे रखी है। काइनेटिक एनर्जी बतानी है, मास और वेलोसिटी दे रखी है। थम्स अप कर देना। 3000 लोग हैं बट 3000 लाइक्स नहीं है। सो साथियों, शाबाश। काइनेटिक एनर्जी बतानी है और ये थोड़ा डार्क नहीं आ रहा सर, कुछ इसको थोड़ा सा इसका गोरा कर दो इसे। कोई बात नहीं बाबू, इसकी वैल्यू को लिख लो, इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं। आपको काइनेटिक एनर्जी पूछी है और आपको मास दे रखा है 15 किलो और आपको वेलोसिटी दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। और मैं इस क्वेश्चन को आपसे चाहता हूं कि आप लोग करो। बाबू हिंदी में बता रहा हूं, मैंने अभी तक सब कुछ हिंदी में बताया। मैंने क्या कहा, अगर किसी वस्तु का संवेग 3 गुना बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा और संवेग में एक ये वाला होता है। सर हटा देना आप, ठीक है। तो अगर ये 3 गुना बढ़ा तो 3 का स्क्वायर कर लो, वर्ग कर लो, तो 9 गुना बढ़ जाएगी गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है गतिज। अगर किसी ने कल वाली क्लास देखी होगी तो ये शब्दों में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना, क्योंकि मैंने एक एक चीज को हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाया है। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से चाहता हूं। शाबाश बेटा, पहले इसको कर लीजिए, फिजिक्स को अच्छे से एक सब्जेक्ट पे पकड़ बना लीजिए, फिर केमिस्ट्री को भी शुरू करेंगे। परेशान मत होइए, एक सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए। अब देखो बच्चा लोग, क्या किया कि ये सारी वैल्यू दे रखी है। देखो हमने कहा यार चलो हमसे गतिज ऊर्जा पूछी है। हमसे क्या पूछी है? गतिज ऊर्जा। बोले यार सर ने गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिखवाया है 12 mv²। बोला मास द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है ना, m का मतलब द्रव्यमान, मास। जिसने शुरुआत से क्लास देखी होंगी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेग दे रखा है, वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर। बोले किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये किलोग्राम में और ये किलोमीटर। बोले यार वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी वेग की एसआई यूनिट, एसआई मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड। तो बोले इसको मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मैंने क्या बताया? 5/18 से गुणा कर लो। अब कहोगे 5/18 क्यों? किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो 1000 से गुणा करोगे, और घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 60 × 60, पहले मिनट फिर सेकंड। जब ये सब ड्रामा काटोगे इसको तो कितना हो जाएगा? ये 6 तिया 18, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ये मैंने गलत काट दिया, मतलब इसको जब काटेंगे तो 5/18 आएगा, मतलब 1000 और बटे 3600, 60 × 60। इनको काटेंगे ना तो कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10 और 2 से 18। तो कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर में करना हो तो 5/18 से गुणा कर लो, तो कितनी आ गई? 5 मीटर पर सेकंड। अब इस फॉर्मूले में रख दो तो 1/2 मास कितना दे रखा है? 15 किलो। v कितना आ गया? 5 का स्क्वायर। तो 1/2 15 गुणा 5 पंजे 25। तो ये कितना हो गया? 15 पंजे 75 का 5, हाथ से लगा 7, 15 दूनी 30, 7 37/2 कितना आ जाएगा? 187.5 जूल। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? शाबाश, वेरी गुड। वो मैंने उसमें है ना 18 भी रख दिया था, जबकि मीटर को किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा और घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 36 से भाग। तो जब काटेंगे तो कट के कितना आ गया? 5/18। तो क्यों ना डायरेक्ट कर दें? तो आंसर कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड आ गई वेलोसिटी। फॉर्मूले में रखा 5 का स्क्वायर, 25 गुणा भाग किए तो 187.5 जूल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन सर। अगला क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट। भिन्न पता कीजिए। शाबाश शाबाश बेटा, जिसके आपको समझ में आ रही है ना चीजें, प्लीज थम्स अप कीजिए अगर समझ में आ रही हैं। बाबू आंसर का यूज होगा, आप कोशिश किया कीजिए आंसर देने की। अब मेरे साथियों, आप पीडीएफ मत करो बाबू। आप अपने हाथों से कभी कोशिश क्यों नहीं करते कुछ करने की?
इन क्वेश्चनों को मैं इतने आराम से करवा रहा हूं। आज तो मैंने अपनी स्पीड को भी इतने धीमे रखा है कि पैसेंजर से भी बुरी वाली हालत हो गई है। तो क्या करें कि आप इनको एक बार हाथ से लिख क्यों नहीं सकते छोटे छोटे क्वेश्चन? मुझे एक बात बताइए, क्या समस्या आती है? शाबाश। फाइंड द ऑड वन आउट, इनमें से एक भिन्न है, कौन सा है? आंसर सही कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अब समझ में आ रहे हैं, वेरी गुड। सर हटा दीजिए, शाबाश। देखिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको दे रखा है वॉट, किलोवाट आवर, तीसरा दे रखा है हॉर्स पावर एचपी, और चौथा है मेगावाट। तो बेटा देखो, ये वॉट तो आपको पता है ना, वॉट, मेगावाट, वॉट, ये सब किसकी यूनिट होती है? पावर की। किसकी होती है? पावर की होती है ना। हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट, ये भी। तो ए भी पावर की हो गई, सी भी पावर की हो गई, और डी भी किसकी हो गई? पावर की। कि 1 मेगावाट इक्वल टू 10 की पावर 6 या 10 की घात 6 वॉट। ये ए, सी और डी, ये सब किसकी एसआई यूनिट है? या मान लो किसकी एसआई यूनिट नहीं, ये किसकी यूनिट है? पावर की, शक्ति की। जबकि किलोवाट आवर जो होती है, ये होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा की। किसकी होती है? विद्युत ऊर्जा। मैंने कल आपको समझाया था कि हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है, जितनी बिजली हम ऊर्जा खर्च करते हैं, वो किसमें नापी जाती है? किलोवाट आवर। जब 1000 वॉट का गीजर 1 घंटे चलता है, 3600 सेकंड चलता है, चलने वाला बताया था ना, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल एनर्जी क्या होती है? खर्च हो जाती है। तो वही क्या होती है? हमारी किलोवाट आवर होती है। क्लियर है? वही क्या होती है? हमारी किलोवाट घंटा। तो वैसे भी समझ लो, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। पावर है और इन दोनों की गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पावर वॉट में किलोवाट मतलब 1000 वॉट, और टाइम के लिए क्या आ गया? घंटा। तो ये किसकी यूनिट हो गई? एनर्जी की, इक्वल टू ऊर्जा। तो इसमें ऑड क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? हाँ बाबू शाबाश, सबका सही हो रहा है। मैं आपके नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं। नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं, थोड़ा लेंदी हो जाता है। वेरी गुड बाबू, मैं हिंदी में बता रहा हूं। एक बार बताओ, आप में से कोई ये कह सकता है मैं हिंदी में नहीं बता रहा। मैं कह रहा हूं इसको किलोवाट घंटा ही बोलते हैं हिंदी में भी, किलोवाट घंटा। लेकिन आप घंटा छोड़ो, आप इसको किलोवाट आवर पढ़ो। और मैंने बोला कि ये विद्युत ऊर्जा की मात्रक होता है। जो घरों में हम बिजली इस्तेमाल करते हैं वो किलोवाट होते हैं, जबकि वॉट, हॉर्स पावर घोड़ा शक्ति, अश्व शक्ति, और मेगावाट इनमें हम शक्ति नापते हैं। शक्ति कल वाली क्लास नहीं देखी थी आपने? बताइए। डायनेमो मैकेनिकल के इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायनेमो क्या होता है? जो जनरेटर का डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जो माइक्रोफोन होता है, जैसा मेरा ये माइक्रोफोन लगा हुआ है, ये मैं बोल रहा हूं तो साउंड एनर्जी को किस में बदल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इस वायर के थ्रू वहां से कैच हो जा रही है। कैंडल, मोमबत्ती जलती हुई है, तो मोमबत्ती में मोम होता है वैक्स। वैक्स क्या होता है? केमिकल। तो रासायनिक ऊर्जा को हीट और लाइट, प्रकाश और ऊष्मा दिखती है ना हमें। अब आ गया सोलर सेल, मतलब सौर सेल। तो सौर मतलब सोलर, सन, और सूरज से हमें कौन सी ऊर्जा मिलती है? विद्युत मिलती है क्या? बिल्कुल नहीं मिलती। सूरज से हमें कौन सी ऊर्जा मिलती है? सूरज से मिलती है हमें प्रकाश, लाइट एनर्जी। तो वो प्रकाश को विद्युत में बदलता है, मतलब लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है। जबकि आपके उसमें क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक, विद्युत को प्रकाश। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? डी।
सौर सेल वाला गलत है। उसका असल क्या होगा कि वो लाइट को इलेक्ट्रिकल विद्युत ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश को विद्युत में, है ना, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दीजिए सर। शाबाश, वेरी गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पजेज पोटेंशियल एनर्जी। कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा है, इनमें से किसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं है। कल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई थी कि अपनी हाइट की वजह से, कोई चीज हाइट की वजह से या किसी चीज को खींच दिया गया है, उस समय मतलब जो चल नहीं रही है उसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है, स्थितिज। तो नाम भी क्या कहा गया है, स्थितिज, मतलब अपनी स्थिति की वजह से जो ऊर्जा होती है। कोई चीज जिस पोजीशन में है उसके कारण जो उसमें ऊर्जा है उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पहला क्या है, बांध का पानी, छत पर पत्थर, लटका हुआ बैग, और चौथा दे रखा है चलती कार। किसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बताइए, आंसर कीजिए और लाइक कर दीजिए क्योंकि बुराई फैल रही है आपके होते हुए। बताइए, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है, शाबाश। तो वही बात आ गई साथियों कि अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जिसमें गति है, जो मूव कर रही है, जिसमें मोशन है, जैसे कार, मैंने क्या लिखा है, मूविंग कार, हिंदी में लिख रखा है चलती हुई कार। तो चलती हुई कार किसमें, गति में, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, डी। जबकि बांध का पानी ऊपर रुका हुआ है तो उसमें भी कौन सी होती है, पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा। एक छत पर पत्थर रखा हुआ है, एक हाइट पर रखा हुआ है, उसमें भी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। छत से पत्थर उठा के मार दिया, पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा, लटका हुआ बैग, बैग लटका हुआ है, उसमें भी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जो चीज चल रही है उसमें कौन सी होगी, गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। आशा है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। शाबाश, वेरी गुड। क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉय। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉय। ऊर्जा का न तो विनाश होता है ना ही ऊर्जा का निर्माण होता है। इसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, ऊर्जा का ना तो विनाश होता है ना ही निर्माण। इसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, इंग्लिश नहीं आती, थैंक यू। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बच्चे लोग, कोशिश है हमारी, वो कहते हैं ना, मेरा फेवरेट कोट कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ने सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ने सही तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी पर ये आग लगनी चाहिए, ये आग लगनी चाहिए। तो वही है, कर रहे हैं कोशिश बाबू, थैंक यू, शाबाश। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉय, उसको क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ फिशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा विखंडन, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन और आता है कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और क्या आता है कि मटेरियल, जो पदार्थ होते हैं ना, पदार्थ का नष्ट, ना तो पदार्थ नष्ट होता है और ना ही पदार्थ बनता है। मेरी बात सुन रहे हो ना, मटेरियल नाइदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉय, ये भी किस पे ऊपर है, ये भी एनर्जी के ऊपर है। इसमें मास का कोई वो नहीं है, याद रखना। पदार्थ, क्योंकि जो ऊर्जा होती है वो एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो जाती है, और ऊर्जा और मास के बीच में जो संबंध है वो आपको पता है, E इक्वल टू mc स्क्वायर, आइंस्टीन ने जो दिया था। E इक्वल टू m माने मास और c माने स्पीड ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कहा गया है, अगर किसी का वजन
द्रव्यमान, मास, वजन नहीं मास, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी इफ मास ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस टू हाफ। अगर किसी का द्रव्यमान आधा कर दें, किसी का द्रव्यमान आधा कर दें, तो किसी का द्रव्यमान आधा कर दे तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर होगा? सर इसको हटा दीजिएगा प्लीज फिर लगा के, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर द्रव्यमान आधा कर दें तो क्या होगा? बेटा उसका बी वाला जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, ऊर्जा संरक्षण, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये वाला आंसर सही था, मैंने मुंह से बोला था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण वाला, ऊर्जा ना बनती है ना विनाश होता है उसका, ऊर्जा संरक्षण। तो किसी का मास आधा कर दो, इसको क्या कर दो? आधा। पहले m है, अब कितना कर दो? m को आधा कर दो, 2 से भाग कर दो, बाकी सब सेम रहेगा। ये काइनेटिक एनर्जी पहली, ये काइनेटिक एनर्जी दूसरी। क्या कहा है? किसी का द्रव्यमान आधा कर दो। अगर पहले m है तो अब कितना हो गया? m/2। तो काइनेटिक एनर्जी पे कितना असर आएगा? तो ये 2 जो है आगे ले आओ इसको, बाकी तो सब सेम का सेम रहेगी। तो मतलब नई काइनेटिक एनर्जी जो होगी, नई गतिज ऊर्जा, वो पहली वाली का कितना हो जाएगी? आधी हो जाएगी। पहली वाली की कितनी हो जाएगी? आधी। अपने आप देख लो, अगर हम मास को आधा कर देते हैं तो ऊर्जा जो होगी वो कितनी कम हो जाएगी? आधी कम हो जाएगी। और अगर हम इसको आधा करते तो ये कितनी कम हो जाती? क्योंकि स्क्वायर है, 1/4, 1/4 कम होती। अगर हम वेग को आधा करते, वेलोसिटी को, तो 1/4 होती, क्योंकि यहां पे स्क्वायर हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है? उसका वर्ग हो रहा है। लेकिन हमने मास को आधा किया है, तो मास में तो कोई वर्ग नहीं लगा हुआ, कोई स्क्वायर नहीं लगा हुआ। तो m/2, 2 से आधा करने के लिए क्या करते हैं? किसी चीज को 2 से भाग देते हैं ना। तो हमने m को भी 2 से भाग दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? इस नीचे वाला जो 2 था, इसको बाहर आगे की तरफ ले आए, तो हाफ mv² बच गया। ये कितना है हमारा? पहली वाली काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, तो आधी रह गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। डिक्रीजेस हाफ, या आधी रह गई, आधी कम, आधी कम, डिक्रीजेस हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ रह जाएगी, कम रह जाएगी, ज्यादा नहीं होगी, आधी कम हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में आपको पावर बतानी है। जल्दी से डेटा निकाल, लिख के अपनी कॉपी में पावर बताइएगा। जल्दी से डेटा लिखकर पावर बताइएगा इसकी। आपको इसमें शक्ति बतानी है अगले क्वेश्चन में। हाफ होगा, हाँ बच्चा हाफ होगा। बाबू टाइम की प्रॉब्लम मत लो तुम लोग, हम लोग राष्ट्रपति नहीं है कि हमारी मीटिंग है हम और ज्यादा पढ़ा देंगे, या आप भी ऐसा मत सोचिए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, समझा नहीं पाऊंगा। एक बार रिदम बनने दो, जितने कराओ उसको क्वालिटी से कर लेते हैं, गुणवत्ता। हर चीज में गुणवत्ता बहुत जरूरी है। पच्चीस क्वेश्चन का तो टारगेट है बाबू। जब हम मास को आधा करेंगे, मास को क्या करेंगे? आधा, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी कम हो जाएगी? आधी रह जाएगी पहली वाली से। इससे देखो, मैंने इस 1/2 को आगे ले आया, ये 1/2 ही तो माना जाएगा। अगर m में 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तब भी m बचेगा। ये मेरी पहली वाली काइनेटिक एनर्जी है जो हमेशा फॉर्मूले में होती है। तो नई काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो आधी रह जाएगी। पावर, पावर बतानी है, शक्ति। फोर्स दे रखा है 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन 10 मीटर, और समय दे रखा है 100 सेकंड। फटाफट बताइए पावर। शाबाश। 1 वॉट, 10 वॉट, 100 वॉट, 1000 वॉट। 1 वॉट, 10 वॉट, 100 वॉट और 1000 वॉट। बेटा क्वेश्चन तो दिख रहा है, एक बार कोशिश करो देखने की साफ से। शक्ति ज्ञात कीजिए, फाइंड पावर। अगर F माने बल, फोर्स, S माने विस्थापन, हमेशा बताया है। अभी बेटा हट रही है, हट गई है क्वेश्चन, रुको क्वेश्चन हटा दो। टाइम 100 सेकंड। ऑडियो आ रहा है बस बाबू, रिफ्रेश कर लो। अगर सिर्फ ऑडियो आ रहा है रिफ्रेश कर लीजिए, कभी कभी हो जाता है।
कोई बात नहीं, रिफ्रेश कर लीजिए अगर सिर्फ ऑडियो आ रहा है साथियों। साफ तो आ रहा है बाबू। कैसे? जिसको साफ दिखाई नहीं दे रहा ना, वो अपने पिक्सल बढ़ा लो। आपने अपनी इमेज जो वीडियो की क्वालिटी है वो डेटा बचाने के चक्कर में लो कर रखी है, इससे आपकी आंखों को नुकसान होगा। अब देखिए, ये मैंने उसको समझाया था जिस बच्चे ने मुझसे एम वाला पूछा था कि काइनेटिक एनर्जी क्यों कम होगी। फिर से बता रहा हूं, आधी आधी मतलब 2 से भाग करो तो कितनी कम हो जाएगी? पहले के मुकाबले आधी रह जाएगी। अब देखो बेटा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटे समय। बोला यार ये तो हमें पता ही नहीं है, इसमें कार्य तो दे ही नहीं रखा। अरे बाबू, कार्य नहीं दे रखा, लेकिन कार्य का फॉर्मूला तो आपको पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो कार्य की जगह क्या कर दो? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बटे समय, मतलब बल गुणा विस्थापन होता है ना। कार्य का क्या होता है फॉर्मूला? बल गुणा विस्थापन होता है, नहीं होता है? तो हमने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स न्यूटन में दे रखा है 100, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, सब न्यूटन मीटर सेकंड सब ओके है, किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। समय कितना दे रखा है? 100 सेकंड, 1020 कितना बच गया? शक्ति कितनी आ गई? 10 वॉट। पावर कितनी आ गई? 10 वॉट। तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें 10 वॉट वाला? बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। शाबाश, आ गया ना समझ में? अगला लगाइए सर। ठीक है, शाबाश बेटा। जीके, रेलवे, ग्रुप डी और एएलपी में अभी क्लियर नहीं है। वैसे आप साथ साथ तैयारी करते चलिए। रात को 8 बजे जीके की क्लास होती है, उसमें नदियां, बांध, आज झील वगैरह कराई जाएंगी, तो वहां से आप कर सकते हैं। वैसे भी है नहीं, है ना? अगला क्वेश्चन। सर ये आपने क्वेश्चन दूसरा तो नहीं लगा दिया? इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है। अरे है, वॉट सेकंड करके है, नहीं, और ऊपर देखिए, ये नहीं रहा क्वेश्चन है तो। हाँ बेटा, इसको लगाइए सबसे ऊपर वाले को पहले। बेटा क्वेश्चन बताइए, वॉट सेकंड, वॉट आवर, किलोवॉट आवर किसकी यूनिट है? अच्छा पहले इसको कर लो चलो, कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अप केंद्रीय बल के कारण इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता? क्रीम निकालने की मशीन, वॉशिंग मशीन, कपड़ा सुखाने की मशीन, मोड पर कार, और लास्ट है डायनेमो। लास्ट है डायनेमो। जेके की क्लास रात को 8 बजे होती है डेली। बहुत सारी चीजें उसमें हमने की हैं, आप उसे देख सकते हैं। हालांकि सिलेबस में ग्रुप डी और एएलपीके में नहीं है। तो बच्चा ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, अपकेंद्रीय बल, आपको मैंने कल बताया था, ये एक छदम बल होता है, स्यूडो फोर्स, जिसे हम महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारे ऊपर कोई बल, कोई फोर्स लगा हुआ होता है, लेकिन असल में कोई फोर्स नहीं होता। तो मैंने आपको कल बताया था, मुड़ते हुए अगर कार लेफ्ट की साइड मुड़ी है तो हमें कैसा लगता है? जैसे किसी ने राइट साइड में हमें खींच लिया है। हम ऐसे जैसे मुड़ी, हम इस तरफ झुक जाते हैं तो लगता है कि हमें किसी ने खींच लिया है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे कपड़ा सुखाने की मशीन भी कार्य करती है, क्रीम निकालने की मशीन भी कार्य करती है, मोड़ पर जो कार होती है वो भी अपकेंद्रीय बल होता है। लेकिन डी, डायनेमो का क्या काम है? बेटा डायनेमो का भी आपने पढ़ा था, ये मैकेनिकल, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? डी, डायनेमो। अब लगा दीजिए सर उस क्वेश्चन को ऊपर। शाबाश। बेटा टेक्निकल पहले प्री क्लियर कर लो। टेक्निकल बाबू प्री क्लियर कर लो। और आपके टेक्निकल में सिर्फ 2 एक्स्ट्रा पढ़ने होंगे। एक तो आपको वो पढ़ना होगा ड्राइंग, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग नाम की सब्जेक्ट होता है, याद रखना। और एक जो हाई वो होती है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के ऊपर,
RLC वगैरह के जो सर्किट के जो होते हैं एग्जाम्पल, इन सब के, वरना आपकी जो टेक्निकल क्लास है ना उसका 90% तो इस साइंस से कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको समझाए कौन, मानते तो हो ही नहीं किसी की बात। अरे पहले प्री क्लियर करोगे जब भी तो टेक्निकल करोगे, इस पे पूरा ध्यान लगा लो। 90% टेक्निकल साइंस की क्लास से कंप्लीट होगा, नहीं तो मुझे बता दीजिएगा आकर। क्वेश्चन है वॉट सेकंड, वॉट आवर, किलोवाट आवर किसकी यूनिट है? बिल्कुल सही, वॉट सेकंड, वॉट आवर, किलोवाट आवर। तो अभी आपको बताया था पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम या ऊर्जा अपॉन टाइम, और पावर क्या होती है वॉट, और टाइम क्या होता है सेकंड में भी होता है, घंटे में भी होता है, और किलोवाट आवर ये, तो ये किसकी हो जाती हैं? वर्क और एनर्जी, कार्य और ऊर्जा दोनों की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये कार्य और ऊर्जा, एनर्जी और वर्क दोनों की यूनिट्स होती हैं। वॉट सेकंड, वॉट आवर, किलोवाट आवर, डी ऑप्शन इसका सही होगा। ये मैं कल भी बताया था, वर्क और एनर्जी दोनों फॉर्मूले सेम होते हैं, तो डी वाला इसका बिल्कुल सही आंसर है। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण सबसे कमजोर है, मतलब सबसे कम वैल्यू है उसकी। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण सबसे कम है? ए वाला नहीं बेटा, सी वाला होगा, कार्य और ऊर्जा, डी वाला, कार्य और ऊर्जा दोनों, ए एंड बी दोनों। विच ऑफ द, क्या बताना है, सबसे कमजोर घर्षण कौन सा है? शाबाश। इतनी पब्लिक चढ़े, पता नहीं क्यों चढ़े बाबू, पूछ तो लो, कोई परेशानी है तो। भैया ही तो हूं मैं आपका, छोटा या किसी का बड़ा, फिर भी इतने चढ़ो। चलो कोई बात नहीं बाबू, बताओ का सबसे कम घर्षण? बिल्कुल सही, सही बिल्कुल, सबसे कम होता है स्टैटिक। आपको पता है रुकी हुई कोई चीज है उसके बीच में जो बल लग रहा होता है, फोर्स, वो घर्षण स्टैटिक, स्थैतिक बोलते हैं जिसे, स्थैतिक घर्षण या स्टैटिक, ये सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा, महत्तम, है ना। उसके बाद में बी होता है स्लाइडिंग, जब कोई चीज खिसकती है, सरकती है, सर्पी घर्षण बोलते हैं जिसे, स्लाइडिंग, ये सेकंड नंबर पे होता है। और सबसे कम कौन सा होता है? सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन, जब यहां पे टायर लग जाए, रोलिंग फ्रिक्शन, जिसे हम रोल माने लौटना, लॉटनिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। यह सबसे कम होता है, न्यूनतम, मिनिमम या न्यूनतम। आ गया ना क्लियर समझ में? शाबाश। एक और बात बता रहा हूं अपने बहन भाई, आपका कोई भी तैयारी कर रहा हो CGL CPO की या किसी और एग्जाम की, तो मैं सबको एक बात बता देता हूं कि बाबू ये जो सुबह 9 बजे क्लास होती है, सुबह 9 बजे विज्ञान की क्लास, ये हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। RO, ARO, PCS, MP, UP, राजस्थान, बिहार, भारत में कोई भी एग्जाम हो किसी भी लेवल का, अगर साइंस आती है जीके में, तो बेटा ये इससे ज्यादा नहीं आती जितना मैं करा रहा हूं। ये क्लासेस आपके लिए मैं बड़ी बड़ाई नहीं करता, सरस्वती मां की कृपा रही, ये रामबाण है। ऐसी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल कोचिंग में ही मिलेंगी, बहुत सारे पैसे खर्च करके। इनको अच्छे से नोट्स बना लो, अच्छे से क्वेश्चन लिख लो, समझ लो, ये बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नहीं लगाया सर, लगा दिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका समझ में आ गया ना, सी वाला ऑप्शन, लोटनिक फ्रिक्शन, ये सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है व्हाई इट इज एडवाइज्ड नॉट टू रन ऑन अ वेट रोड ड्यूरिंग रेन्स। बरसात के समय गीली रोड पर दौड़ने की सलाह क्यों दी जाती है? बरसात के समय गीली रोड पर ने दौड़ने की सलाह क्यों दी जाती है? बेटा जिसने जनरल की जगह ओबीसी कर दिया है वो चेंज कर लो, 250 रुपए जितने भी रुपए लग रहे हो मॉडिफाई करके। शाबाश बेटा, इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास वगैरह लेंगे, हो जाएंगी वो भी, मगर प्री दे दो पहले,
प्री पे फोकस करो, प्री में इतने अच्छे नंबर होने चाहिए, तभी तो अच्छे आगे लगेगा, मजा आएगा। बिल्कुल सही। देखो, गीली रोड का, बर्फ पे चलने का, या आपको बताया था केले के छिलके पे फिसल जाने का, इन सब में क्या होता है कि हमारे पैर और जमीन के बीच में जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, वो बहुत कम हो जाता है। हटा दीजिए सर। तो ये क्या है, मान लो मैं चल रहा हूं, मेरे पैर हैं, समझे, ये जमीन है, तो अगर ये अभी जो रोड है, इस रोड के ऊपर ऐसे कांटे कांटे होंगे सड़क के ऊपर, तो मेरे पैर और इनके बीच में क्या हो जाएगी, इंटरलॉकिंग हो जाएगी, मैं आराम से चल पाऊंगा। अब क्या हो गई कि गीली रोड हो गई। क्या हो गई, गीली रोड हो गई। तो रोड गीली हो गई, तो ये जो गड्ढे हैं इनके बीच में पानी भर गया, तो जो घर्षण होना चाहिए था वो घर्षण, फ्रिक्शन कम रह गया। क्या रह गया, फ्रिक्शन कम हो गया, घर्षण कम हो गया। और मैं तेज चलूंगा, और अगर मेरे पैर और जमीन के बीच में कम घर्षण है तो मैं क्या करूंगा, ऐसे रखूंगा, ऐसे गिर जाऊंगा खट, तो मेरी तीन इकाई बन जाएगी हिंदी वाली, ऐसे ही ऐसे आके पढ़ूंगा और फिर करूंगा अरे मम्मी, ऐसे करते हैं ना, कोई गिरा होगा। बाथरूम में बहुत होता है, गीली चप्पल पहन के अगर आप टाइल वगैरह मार्बल पे चलोगे और ऐसे आ रहे हैं और ये धूम धाम भाई, आवाज आई बहुत तेज, हवा बन जाती है, तो वो वाला इसी का एग्जांपल है। ठीक है, चलिए, क्लियर है। घर्षण कम हो जाता है ड्यू टू डिक्रीज इन फ्रिक्शन, ए वाला ऑप्शन सही है, घर्षण कम होने के कारण, ड्यू टू डिक्रीज इन फ्रिक्शन। नेक्स्ट बताइए सर। शाबाश, अच्छा, टाइम पास कर रहे हैं, वाह 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 वाह, अति सुंदर। चलिए बच्चा, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। इनमें से आपको फॉर्मूले दे रखे हैं, इन फॉर्मूलों में एक फॉर्मूला गलत है। कह रखा है v माने रेखीय संवेग, वेलोसिटी, जो रेखीय वेग होता है वेलोसिटी, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा मतलब पता है ना, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। तो फोर्स सेंट्रीपिटल mv स्क्वायर अपॉन आर, ए मतलब सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन, ए मतलब एल्फा इंटू आर, ये कल लिखवाए थे फॉर्मूला। और लास्ट है काइनेटिक गतिज ऊर्जा इक्वल टू mgh। इनमें से कौन सा फॉर्मूला गलत है, शाबाश, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। काइनेटिक एनर्जी का असली फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, ये तो पोटेंशियल का होता है mgh, बाकी सारे के सारे ठीक हैं। कोणीय वेग इंटू रेडियस, त्रिज्या किसके इक्वल होता है, वेग के, रेखीय वेग लीनियर वेलोसिटी, ए इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, सॉरी, mv स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, और इनके बीच में ये वाला फॉर्मूला, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन, समय की फिक्र मत करो, क्वेश्चन कर लो बच्चा, आप लोग क्वेश्चन कर लो। अब बंद कर दूंगा कहोगे तो फिर कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, एक कैलोरी, इसका आंसर दो, इसका आंसर दो, एक कैलोरी किसके इक्वल होती है, एक कैलोरी कितने जूल के इक्वल होती है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, बताओ। अच्छे क्वेश्चन भी कराए हैं, इजी क्वेश्चन भी कराए हैं। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है, शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। कुछ आंसर सही कर रहे हैं, कुछ आंसर गलत कर रहे हैं, शाबाश। सारे लोग इसका आंसर दो सही से।
4 पॉइंट बताइए। इसका बेटा एग्जैक्ट वैल्यू होती है 4.184 जूल, तो आप इसे 4.2 जूल कर लीजिए। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? 4.184 जूल। एक कैलोरी, जो हम खाना खाते हैं ना, हमें फूड से जो खाने से ऊर्जा मिलती है वो किस में मिलती है? कैलोरी में मिलती है। किस में मिलती है? कैलोरी। और कैलोरी, एक कैलोरी किसके बराबर होती है? 4.184 जूल के बराबर होती है, और उसको हम 4.2 जूल राउंड ऑफ करके कह सकते हैं। क्लियर है? ये फूड एनर्जी होती है। ठीक है, ये कहता है 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने में, 1 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम वाटर को गर्म करने में जो ऊर्जा खर्च होती है 4.2। शाबाश। नेक्स्ट, सर्कुलर मोशन। इसका मैंने आपको, जो अगला क्वेश्चन है ना साथियों, इसका मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं, आपको बताना है। इसका बी हो जाएगा 4.2 जो भी कराया है। अगले क्वेश्चन में बताया है कि जो सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, उसमें कितने एक्सेलरेशन होते हैं? सर्कुलर मोशन में कितने एक्सेलरेशन काम करते हैं? कितने त्वरण लगते हैं? उस पे कितने त्वरण लगते हैं? बताइए। इसमें आपको अपने आप आंसर देना है। तो इसका मैं बता दे रहा हूं। एक तो पहले में जो है, एक तो इस पे कोणीय त्वरण लगता है। कौन सा त्वरण? कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सिलरेशन। और दूसरा इस पे लगता है सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन, अभिकेंद्रीय त्वरण। ये 2 त्वरण लगते हैं जब कोई चीज वृत्तीय गति में होती है, सर्कुलर मोशन में होती है, वृत्तीय गति में या सर्कुलर मोशन में, तो उस पे 2 तरह का त्वरण लगता है। एक तो जैसे ही अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, कौन सा? कोणीय। और जो इसको अपनी तरफ, अंदर की तरफ घुमाता रहता है। एक तो जो डायरेक्शन चेंज करती है जब ये अपनी दिशा बदलती है, जैसे यहां से इस तरह बदलेगी, यहां से फिर इस तरह बदलेगी, यहां से इस तरह बदलेगी, तो इस समय जो लगेगा वो कोणीय वेग, जिसे हम अल्फा से दिखाते हैं। और अंदर की तरफ जो खींचता है वो कौन सा होता है? अभिकेंद्रीय त्वरण या सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। इनके बीच में रिलेशन ये होती थी ना, अल्फा इंटू आर, कि सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन इक्वल टू कोणीय इंटू त्रिज्या। चलिए नेक्स्ट सर। इसके मैंने ऑप्शन नहीं दिए, मैं चाहता था कि आप कर लें इसको, मतलब लिखें। 1 2 3 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, जल्दी जल्दी कीजिए सर। शाबाश। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको एनर्जी बतानी है एक 5 किलो की चीज को 20 मीटर ऊंचाई तक ले जाने में। एक 5 किलो की चीज है, उसको 20 मीटर ऊंचाई तक ले जाने में कितनी ऊर्जा लगेगी? अगर जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड इन रेजिंग अ स्टोन ऑफ मास 5 किलो टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर। कि एक 5 किलो द्रव्यमान की वस्तु है, उसको आपने नीचे से हटा दीजिएगा सर, 20 मीटर ऊपर लेकर चले गए हो। 5 किलोमीटर की चीज को, 5 किलो की चीज को आप ए से बी पर ले गए हो, कितना? 20 मीटर। और जी की वैल्यू दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 25 क्वेश्चन रामबाण 5-6 घंटे पढ़ोगे तब जाके 25 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पिछली वीडियो और इसको देख लेना। मैं कह रहा हूं आप एक एक क्वेश्चन बना के आओगे साथियों, भरोसा रखो। टाइम कितना लग जाए, बच्चे घटते जा रहे हैं, इसका मतलब एक चीज साफ है कि जो डेडिकेशन अंत तक दिखाएगा, मिलेगी वस्तु उसी को, चीजें किसी की उसी की क्लियर होंगी। वो कहते हैं ना
कि चले तो कारवां में बहुत मुसाफिर थे, लेकिन जिसके हौसले और इरादे पक्के थे, मंजिल उसी को मिलती है, उसी को मिली। तो वही बात है। तो देखो, जब हम, आपको पता है किसकी बात आ गई, ऊंचाई की बात आ गई, हाइट की बात आ गई, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, कौन सी एनर्जी होगी इसके अंदर, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी होगी, नहीं होगी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। आपको मैंने जी की वैल्यू भी दे रखी है, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। m की जगह किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई बदलने की जरूरत नहीं है, सबकी ऐसा यूनिट है। तो 5 किलो, g की वैल्यू 9.8, और ये कितना हो गया, हाइट 20 पंजे 100 गुणा 9.8, 98 के बाद में 2 जीरो, 1 के बाद में पॉइंट, कितना हो गया 980 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कितनी एनर्जी होगी साथियों, 980 जूल। ऑप्शन क्या है, बी वाला, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड। तेने तो भैया जिंदगी खराब कर दी हमारी, पता ना कितना तू टाइम पास करके बाबू कहां जाएगा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। एक बार बार टाइम पास कर दिया, मेरी समझ में नहीं आ रही कि पता नहीं कौन सी इनकी फ्लाइट निकल रही है, क्वेश्चन हो नहीं रहे और पता नहीं, हद है। बेटा क्वेश्चन बाद में देखना, वैल्यू सामने थी, पीछे से वीडियो चला के देख लेना। फ्रिक्शन किस पे निर्भर करता है, संपर्क क्षेत्रफल, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, सतह की प्रकृति, नेचर ऑफ सरफेस, या फोर्स, या डी। जो फ्रिक्शन होता है कल समझाया था, किस पे डिपेंड करता है, घर्षण किस पे निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। शाबाश, बिल्कुल। कल मैंने बताया था सतह की प्रकृति, नेचर ऑफ सरफेस, बी वाला सही है, बी वाला इसका सही ऑप्शन है। एरिया ऑफ कांटेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, किस पे निर्भर करता है, सतह की प्रकृति। अगर सतह चिकनी है, स्मूथ है तो कम फ्रिक्शन, और अगर रफ है, बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है तो ज्यादा फ्रिक्शन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, पेट से आवाजें आ रही होंगी तुम्हें, है ना, भूख लग रही है बड़ी तेज। सो क्लास जल्दी खत्म करने की मुझे होनी चाहिए, उल्टा होता है हमेशा। कोई पढ़ा रहा है, पढ़ते नहीं है, और फिर घर वालों से हमें कुछ समझ में ना आ रहा, हमें तो इतने पैसे दे दो, हमें तो उस कोचिंग में जाना है, हमें तो उस कोचिंग में जाना है, हमें तो उस जगह जाना है। चलो, इससे क्या होता है, कुछ इतने बेकार होते हैं, मैं आपको बताऊं, घर वालों के पैसे ले लेते हैं और शहरों में आके मस्ती मारते हैं। हमारे दिल्ली मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं कि आके ताश बजाते हैं, इधर उधर की गुंडागर्दी, चाय वाले से, ओए चाय दे फ्री में, ओ ये खिला दे फ्री में। मतलब यहां अरविंद केजरीवाल बन जावे कहते बिल्कुल एकदम दबंग, अनार्चिस्ट, मतलब वो क्या बोले ना, अराजकता फैलाने की कोशिश में, और घर से पैसे आते रहते हैं, घर वालों को मूर्ख बनाते रहते हैं, और जब घर वाले पैसे भेजने बंद करते हैं, भ्यागा नहीं होता, तो झोला ठाके बाबा बन जाते हैं, तो पढ़ने पे ध्यान नहीं देते। अगला क्वेश्चन है, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। तो ये आपको बाबू बता दूं कि जैसे जूल वर्क की ऐसा यूनिट है, जूल वर्क की क्या है, ऐसा यूनिट, इसी तरह अर्ग ये है हमारी सीजीएस सिस्टम में, जो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाला सिस्टम है ना, उसमें अर्ग नाम की होती है, ERG। तो 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। कितने होते हैं, 10 की पावर 7 अर्ग। ऑप्शन नंबर बी। और अगर अब कोई एक अर्ग में पूछे, तो देखो एक अर्ग में पूछेगा तो 10 की पावर 7 नीचे आ जाएगी, 1 अर्ग में कितने जूल होते हैं, तो ऊपर जाएगा प्लस, 10 की पावर 7 नीचे, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। तो एक अर्ग में होते हैं 10 की पावर -7 जूल, और 1 जूल में होते हैं 10 की पावर 7। दोनों, ये बड़ी है, ये छोटी है। अर्ग किसमें है, सीजीएस सिस्टम में कार्य, वर्क की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलो, क्योंकि मैंने सही से समझाया बोर्ड का इस्तेमाल करके,
वरना 25 क्वेश्चन ये 10 मिनट 15-20 मिनट में हो जाते। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट चेंज इफ एन ऑब्जेक्ट इज टेकिंग टू स्पेस। अंतरिक्ष में इनमें से किसको ले जाने पर, मतलब एक वस्तु को अंतरिक्ष में ले जाने पर क्या नहीं बदलेगा। इसका ऑप्शन समझ में आ गया ना बी वाला, कि 1 जूल होती है एसआई यूनिट और अर्ग होती है सीजीएस सिस्टम में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाला जो था। 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं, और अगर 1 अर्ग में उल्टा कर दो 10 की पावर -7 जूल। इनमें से किसी वस्तु को अगर आप अंतरिक्ष में लेकर गए हो तो क्या नहीं बदलेगा। ए, मास नहीं बदलेगा बच्चे, बताया था ना। द्रव्यमान एक जैसा रहेगा, जबकि जो वेट होता है, वजन होता है, भार जो होता है, ये क्या होता है, जी पर निर्भर करता है। जी पर निर्भर करता है ना, m इंटू जी होता है ना, भार वेट। तो जी ज्यादा, जैसे आप बृहस्पति पे चले गए, जुपिटर पे, तो वहां का क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा, तो आपका वेट भी बढ़ जाएगा। आप चांद पे चले गए तो आपका वेट 6 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जी कितनी है, 1/6 है। फोर्स भी किसको कहते हैं, वेट फोर्स जैसा ही है, वो भी कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर मून पे जाओगे कम, जुपिटर बृहस्पति पे जाओगे ज्यादा, है ना। तो कौन सा रह गया, और डी नोटा। तो आंसर क्या हो गया इसका, ए, मास हमेशा एक जैसा रहेगा। तो अब मुझे फटाफट से बताओ आप जितने लोग हो कि क्या आपको चीजें आज की समझ में आई, मजा आया, और कौन कौन सा वादा करता है कि वो शेयर करेगा। कौन, मेरा बहन, मेरा भाई, छोटा या बड़ा, दीदी या भैया या छोटा मेरा ब्रदर, कौन सा वादा करता है कि वो इसको शेयर करेगा, जल्दी बताओ। तो कोई बड़े भैया भी पढ़ रहे होंगे, कोई बड़ी बहन भी पढ़ रही होगी। तो मेरे कोई बड़े भैया और बहन नहीं है, तो मैं दीदी और बड़ा भैया बोलने में, मुझे भाई साहब बोलने में बड़ा आनंद आता है। और छोटे हैं तो उन्हें तो प्यार से छोटी बोल दो और छोटा बोल दो तो चल जाएगा, ठीक है ना। शाबाश, मजा आया ना। 25 क्वेश्चन ये देखो, सब लोग आराम से किए हैं ना, परेशान मत होना, आपको निश्चित ही ये हेल्प करेंगे। इनके बेसिस पे आप कितने सारे क्वेश्चन कर सकते हो। एक बार रिवाइज जरूर करना बाबू, इनकी वैल्यू को बदल बदल के न्यूमेरिकल, मैंने हर तरह का न्यूमेरिकल कराया है, तो आप रिवाइज जरूर करना, ठीक है ना। मैंने मैकेनिक्स तक कुछ नहीं छोड़ा अच्छे से। एक रोटेशनल मोशन वाला रह गया है, जिसमें टॉर्क, सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटी, इनको फिजिक्स में सबसे बाद में कराऊंगा, थोड़ा अजीब हो जाता है, ठीक है। तो परेशान मत होना, कल से हम लोग इलास्टिसिटी वगैरह करेंगे, ओके। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल सेम टाइम पे। ख्याल रखना अपना, अच्छा खुश रहना और दूसरे को सताना मत। सेम जगह मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। सबको बताना सुबह 9 बजे जनरल साइंस की क्लास होती है, जो हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले सीजीएल, सीपीओ सभी एग्जाम्स के लिए, पीसीएस, आरओ, एआरओ सब में। सो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे। जनरल साइंस सुबह 9 बजे। मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे। रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे। मंडे टू फ्राइडे। बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को।